क्या मैं ये वाली ड्रेस ले सकती हूँ? प्लीज माँ प्लीज। कौन सी? ये वाली? दीदी देख रही हो अपनी लड़की को? देखो क्या लेने को बोल रही है। ये वाली? दिमाग खराब हो रहा है तेरा? ये ड्रेस लेगी तू? इतनी टाइट, और इसका दुपट्टा कहाँ है? ताई जी, इस ड्रेस के ऊपर दुपट्टा नहीं डालते हैं, इसको बॉडीकॉन कहते हैं। अच्छा जी, तो मैडम को ये ड्रेस चाहिए, लेकिन क्यों? तुझे क्या इसको पहनकर रैंप पर उतरना है? बोल। माँ धीरे से बोलो, सभी हमें ही देख रहे हैं, और क्या बुराई है इसको पहनने में? हर तरफ से तो ये ड्रेस बंद है, कहीं से कुछ दिखाई नहीं देगा। और अभी एक लड़की हमारे सामने ऐसी ही ड्रेस पहनकर गुजरी थी, कितनी प्यारी लग रही थी वो। हाँ, हर शर्म वाली और घर की इज्जत को बढ़ाने वाली चीज तुमको बुरी लगती है, और हर बेशर्मी की चीज तुम लड़कियों को करनी है। इस ड्रेस को पहनकर सारे रिश्तेदारों के बीच छपना है क्या तुझे? और तू क्या छपेगी? बात तो मेरी परवरिश पर आएगी कि गंगा की बेटी ने ऐसी ड्रेस पहनी थी। ठीक है माँ, ठीक है, मैं समझ गई। अब कुछ नहीं बोलूंगी। जो ड्रेस आपको अच्छा लगे, जिससे परिवार की इज्जत बढ़ जाए, आप मुझे वो दिलवा देना। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का। हाँ, अब की है तूने अच्छी लड़कियों वाली बात। हमेशा ऐसे ही रहे तो कभी तेरे ऊपर डांट नहीं पड़ेगी। गंगा की बात सुनकर अवनी की आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। गंगा का जो दिल किया उसने अवनी को दिलवाया, और दोनों देवरानी जिठानी अपनी अपनी बेटियों के साथ घर वापस आ गईं। जहां घर आते ही उन्होंने देखा कि घर के सारे मर्द आ चुके थे। अजी आप आ गए, खाना तैयार है, मैं लगा रही हूँ खाना। हाँ हाँ हाँ, चलो री लड़कियों, आओ जल्दी से अपने भाई और बाप के लिए खाना लगाओ। तीनों मर्द मुकेश, राकेश और नितिन आराम से टेबल पर बैठ गए थे, और यामिनी, गंगा, रीना और अवनी बाजार से आते ही उनके लिए खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में सारा खाना लग गया, जिसके बाद उन सभी ने खाना खा लिया। और कुछ देर के बाद, माँ मेरा फोन खराब हो गया है, आज बाइक पर जा रहा था तो गिर गया, और अब इसकी स्क्रीन भी नहीं खुल रही है। अच्छा बेटा, अवनी अपना फोन लाना। ये लो भैया। तेरा फोन तो बिल्कुल सही है, इसमें सिम नहीं है ना? नहीं, सिम नहीं है। आप और बाबा ही तो मना करते हो कि लड़कियों के फोन में सिम नहीं होना चाहिए। हाँ सही है, तुम्हें क्या जरूरत है सिम विम की? बिगड़ैल लड़कियां डालती हैं फोन में सिम। वैसे जो भी हो, ये फोन मैं ले रहा हूँ। फोन ले रहे हो? लेकिन क्यों? फिर जबान चलाई। अरे बताया तो उसने कि उसका फोन खराब हो गया इसलिए ले रहा है। एक मिनट माँ। हाँ, तुझे क्या करना है फोन से? अपना फोन सही करवा के मैं तुझे दे दूंगा, समझ आया? अरे काहे को, बस बहुत रख लिया फोन वोन। घर में क्या जरूरत है मोबाइल की? तेरे पास होना चाहिए फोन, तो तू बाहर निकलने वाला लड़का है, यार दोस्तों में जाता है, इनकी क्या है? परिवार की ऐसी जाति से अवनी की आंखें भर आई, लेकिन अभी भी उसके होठ सिले हुए थे। वो उदास मन से अपने कमरे में आई और बोली, फोन ले लिया, बचपन में ही शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया। अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, इससे परिवार की इज्जत चली जाएगी। बेटे के नाम में खुशी, अपनी मनमानी, जायदाद, ये सब आया, और बेटी को क्या मिला? घर की इज्जत। इसे अपनी खुशनसीबी समझूं या मुझसे कोई पाप हो गया था? क्यों भगवान, आखिर क्यों? मेरा मायका जेल की तरह मुझे क्यों लगने लगा है, वो भी ऐसी जेल जहां मुझे बिना किसी गलती की सजा भोगनी पड़ती है। जब ये दुनिया भगवान ने सभी के लिए समान बनाई है, तो फिर भेदभाव बस लड़की से ही क्यों? उस रात अवनी ने खुद से बहुत सवाल किए, लेकिन कोई उसके सवालों का जवाब नहीं देने को आया। ऐसे दिन गुजरने लगे, और अब घर वालों ने अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। आज रीना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। मेरी रीना ने तो कभी किसी लड़के से बात नहीं की, पानी की तरह शुद्ध है मेरी बच्ची। मजाल नहीं जो कभी इसने अपने बाप को खुद के ऊपर आवाज ऊंची करके बोलने दिया होगा, और यही वजह है जब पंडित गणेश को पहले मेरी रीना के लिए लड़का मिला। सौभाग्य है तुम्हारा, और क्या कहूँ अब मैं यामिनी। मैंने भी अवनी के उठाई हुई है, देखो इसका संजोग कहाँ मिलेगा, कहीं तो मिल ही जाएगा देर सवेर। वैसे जेठानी जी, अपनी अवनी को समझा देना कि मेरी बेटी के लड़के वालों के सामने कैसे बर्ताव करे, नजर नीचे, और बस हाँ में ही बात करनी है। ऐसे सबसे दांत खोल खोल कर बोले, और ना मेरी बच्ची का रिश्ता हो ना ही उसका। बेवकूफ तो नहीं है मेरी अवनी, लेकिन समझा दूंगी। दोनों देवरानी जिठानी ऐसे ही बात करने लगी, और फिर घर में लड़के वालों के आने की तैयारी शुरू हो गई। अवनी भी घर को समेटने में ही लगी हुई थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि अवनी की माँ उसके पास आई और बोली, यहाँ क्या कर रही है? माँ, यहाँ दरवाजे पर फूलों की लड़ी लगा रही हूँ। ऐसे ऐसे लगा रही है तू फूलों की लड़ी? तेरा दुपट्टा कहाँ है? माँ, मेरा दुपट्टा मैंने अभी ही रखा है।
इसको लगाने में वो बार बार फिसल रहा था तो मैंने रख दिया। ये घर का मुख्य द्वार है, कोई भी औरत हो या आदमी हो यहीं से घर में आता है, और ऐसे में तू बिना दुपट्टे के यहाँ खड़ी हुई है। जरा से में अगर लड़के वाले ही आ गए तो तुझे देखकर क्या कहेंगे कि वो रीना जितनी सलीखे वाली और सुलझी हुई लड़की है, उसकी बहन उतनी ही तर्रार है और बुरी लड़की है। बोल, या अगर तेरा बाप आ गया तो तू क्या करेगी? अगर कोई आ गया माँ तो मुझ में इतनी अकल है, मैं दुपट्टा डाल लूंगी, 2 मिनट में क्या हो जाएगा? तमाचा मारू क्या? मुझसे जबान मत लगाना। 2 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो सकती है, समझी? वक्त को हल्के में मत ले। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। जा कमरे में जा और ये जो तू भिखारिन सी बनी हुई है इस हुलिये को सुधार। और हाँ, ध्यान रहे मेहमानों के सामने कुछ ऐसा ना हो जिससे बात तेरे बाबा के ऊपर या मेरे संस्कारों पर आए। गंगा की बात सुनकर गर्दन हिलाते हुए अवनी अपने कमरे में आई और लड़के वालों के आने से पहले वो तैयार हो गई। कुछ ही देर के बाद रीना को देखने रिश्ते वाले आ गए और रीना सज धज कर सभी के सामने बैठ गई। अवनी रीना के पास भी नहीं जा रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका बढ़ाया हुआ एक कदम उसके परिवार की इज्जत को मिट्टी में न मिला दे। ऐसे ही जेल जैसे मायके में अवनी के कुछ दिन और गुजरे और अब अवनी के लिए भी पंडित रिश्ता मिल चुका था। मुकेश जी लड़का बहुत अच्छा है और अवनी बिटिया के मेल का भी है। जब मैंने उन्हें अवनी की तस्वीर दिखाई तो वो उन लोगों को देखते ही पसंद आ गई। अब तो बस आपकी मर्जी की बात है, आप बताओ कि आपको ये मेल मंजूर है या फिर नहीं। बेटियों को बड़ी संभाल कर और बड़े रौब में रखा जाता है। इतने साल मैंने अपने काम पर इतना ध्यान नहीं दिया, जब से अवनी पैदा हुई परवरिश में दिया है, समझे पंडित जी। इसलिए अगर लड़का अच्छा है तो आप शादी की बात को पक्का कर दो। मेरी तरफ से हाँ है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं और अपनी बेटी को किसी अच्छे इंसान को सौंप दूं। अरे ठीक है, अगर आपकी तरफ से भी हाँ है तो बस अवनी के हाथों को पीला करने की तैयारी कर लो, क्योंकि लड़के वालों को बड़ी जल्दी है शादी की। ऐसे समझो कि रिश्ता पक्का होते ही ब्याह हो जाएगा। चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात है। और पंडित जी, अगर कल को आ जाए ना बारात तो कल ही अपनी बेटी को विदा कर दूंगा। आप बस बात करो, बाकी का काम मेरा है कि कब शादी होगी और कब मेहंदी होगी। मुकेश की बात सुनकर पंडित जी हाथ जोड़ते हुए चले गए और उन्होंने लड़के वालों से भी शादी की बात को पक्का कर दिया। ये खबर पक्की होते ही अवनी तक भी पहुंच गई और शादी पक्की हो गई। क्या ही फर्क पड़ता है, न ससुराल जाने की खुशी होगी न मायका छोड़ने का गम। मेरी जिंदगी तो बस एक खिलौने की तरह है। लड़की हूं ना, जैसे चाहे वैसे मेरी राहों को मोड़ सकते हैं मेरे घर वाले। बस मेरा काम तो मेरे साथ क्या हो रहा है उसे देखना और झेलना है। अवनी अपनी शादी की बात सुनकर न खुश थी और न ही दुखी। कुछ ही दिनों बाद उसकी हल्दी मेहंदी की रस्म शुरू हो गई और ऐसे ही वो दिन भी आया जब अवनी अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। अभी अवनी अपने गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थी। माँ बाबा ने टक्कर के घर में ही शादी की है। इनका भी घर इतना ही बड़ा है जितना कि मेरा मायके का घर था, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है। पता नहीं ये लोग कैसे होंगे। ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता है। ससुराल में एक लड़की जब आती है तो वो कभी उस घर का हिस्सा नहीं बन पाती, वो बस बहू रहती है। अवनी भाभी, भाभी, अरे भाभी सुनो तो सही। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं सुन रही हूँ। अरे भाभी किस सोच में थी? लगता है कि आप काफी ज्यादा थक गई हो। आओ अंदर आ जाओ, अपना गृह प्रवेश कर लो, फिर आराम कर लेना। अरे नहीं अवनी, तेरा पैर क्यों कांप रहा है? कंट्रोल कंट्रोल। अरे बहू, कांप क्यों रही हो? ये तेरा ही घर है। ये ले, तू मेरा हाथ पकड़, घर में आ। नहीं नहीं माँ जी, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। आजा बहू, आराम से आजा। अवनी ने हिम्मत जुटाई और फिर उसने अपना गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश के तुरंत बाद अवनी को उसके कमरे में भेज दिया गया और वाह, कितना बड़ा कमरा है। मेरे घर का कमरा बड़ा तो था, लेकिन कोई सामान उसके अंदर ऐसा नहीं था। ये कमरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर मेरी जगह कहाँ होगी। अरे अवनी, क्या सोचने लग गई हो? चलो अपने कपड़े बदल लो और फिर आराम कर लेना। वैसे भी शादी की रस्मों ने मुझे ही इतना थका दिया है, तो तुमने तो घर में भी कितने काम किए होंगे। जी। क्या हुआ? क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। देखो अवनी, अगर कोई बात है तो मुझे तुम बता सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा और बेड पर तुम सो जाना। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर देखो, मुझे बता देना कि तुम्हें बेड पर लेफ्ट साइड नींद आती है या राइट साइड। मैं तुम्हें वहीं सुला दूंगा, लेकिन कम से कम तुम ऐसे मत घबराओ जैसे कि मैं कोई किडनैपर हूँ। क्या
क्या बोला आपने? किडनैपर? अरे आप भी ना कितने मजाकिया हो। वो मुझे बस ऐसी हंसी आ गई। मेरा ऐसा हंसने का कोई मतलब नहीं था। इतना घबरा क्यों रही हो? चलो हम दोनों कुछ देर को बात करते हैं। मुझसे बात करोगी तो तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा और मुझे तुम्हारी, और इस तरह तुम्हारी झिझक भी खत्म नहीं होगी। अच्छा बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? मैंने कभी भी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है। वैसे हाँ, अगर मुझे मौका मिले तो मुझे पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक है। बचपन में मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी, लेकिन घर का माहौल सख्त होने की वजह से कभी पढ़ नहीं पाई। अवनी और राम ने ऐसे ही सारी रात बातें की, जिससे राम को पता चला कि अवनी ने कितना कुछ झेला है, लेकिन फिर भी उसने उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और आज के दिन अवनी की अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म होनी थी। पता नहीं आज मेरे घर वाले मुझसे क्या बनाने को बोलेंगे। वैसे तो मैं तैयार होकर आई हूँ, लेकिन अगर कुछ खतरनाक बनाने को बोल दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? अवनी ऐसे ही डरते डरते नीचे पहुंची, जहां उसके घर के सभी लोग बैठे हुए थे। अवनी ने सभी को नमस्ते बोला और बहू आ गई? अरे बच्चों, अपनी भाभी को बैठने की जगह दो। भाभी आप यहाँ बैठ जाओ। अरे अरे नहीं नहीं, आप बैठे रहिए। अच्छा चलिए, अब इतना बोल ही रहे हैं तो बैठ जाती हूँ। शुक्रिया देवर जी। बहू याद तो है ना, आज तेरी पहली रसोई की रस्म होनी है। हाँ बाबा याद है। आप बता दें कि मैं क्या बनाऊं? क्या बनाऊं? बहू ये बता कि तुझे सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? माँ जी, मुझे ऐसी कोई खास चीज नहीं है, बस जब जो मिल जाए वो खा लेती हूँ। ऐसे कैसे? अरे कुछ तो खाना पसंद होगा ही ना, चल बता। माँ जी, वैसे मुझे पूरी सब्जी पसंद है और मीठे में रबड़ी। बस तो तुझे जो जो भी तूने बताया वो सब बना ले। आज तू हमें अपनी पसंद का खाना खिला। अरे नहीं नहीं माँ जी, जो जो भी आपको पसंद हो आप बनवा लो। नहीं, हम तो पहले दिन अपनी बहू को उसकी पसंद का खाना ही खिलवाएंगे। चल बहू बना ले। अवनी को अपना पसंदीदा खाना अच्छे से बनाना आता था। वो रसोई में गई और उसने खाना मिनटों में बना दिया। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने को बैठ गए और सभी को वो खाना बेहद ही पसंद आया। वाह बहू, वैसे मानना पड़ेगा तेरी पसंद का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत अच्छे बहू, मजा आ गया। एक अरसा हो गया था पूरी सब्जी खाए हुए। ये ले बहू, मेरी तरफ से तेरे लिए शगुन। शगुन? बाबा ये शगुन देने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी बहू, ये ले, मेरी तरफ से भी ले। भाभी मैं भी लाया हूँ एक गिफ्ट, ये लो। ये लो भाभी, मैंने तो आपके लिए लेटेस्ट आईफोन खरीदा है। आपके पास नहीं है ना, तो आप ये चलाना। अभी सभी ने अवनी को बढ़िया बढ़िया तोहफे दिए। ससुर ने सोने की चेन, सास ने हीरों का हार, नंद ने फोन और देवर ने सूट जैसे महंगे तोहफे अवनी को दिए थे। लेकिन अब बारी थी राम के तोहफे की। राम, तेरी पत्नी ने पहली बार रसोई में काम किया है, पहली बार रसोई बनाई है, और तू उसके लिए कोई तोहफा नहीं लाया। ये क्या बात हुई? अरे लाया हूँ माँ, लेकर आया हूँ। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मैंने अवनी से पूछा था कि उसको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है, और तब मुझे अवनी ने बताया था कि उसे पढ़ना पसंद है। इसलिए मैंने अवनी की पढ़ाई को दोबारा शुरू करवाया है, और यह है उसका आई कार्ड। बहू पढ़ेगी? लेकिन बेटा, बहू स्कूल किस टाइम में जाएगी? अरे माँ, अवनी को पढ़ना लिखना तो आता है। मैंने उसका स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया, बल्कि ऑनलाइन उसके लिए ट्यूटर को ढूंढा है। अवनी घर में ही कंपटीशन वाली एग्जाम्स की तैयारी करेगी। उसने मुझे बताया था कि उसका सपना है कलेक्टर बनने का, तो वो कलेक्टर बनेगी, और मैं अपनी पत्नी का ये सपना जरूर पूरा करूंगा। राम की बात को सुनकर 1 मिनट को सभी शांत हो गए। अवनी भी सुन्न सी पड़ गई थी, और कुछ देर के बाद सभी घर वालों ने ताली बजाई। पहले अवनी घबरा गई थी, लेकिन तालियों और सभी को उसके बारे में बात करता हुआ देखकर उसकी घबराहट दूर हो गई। अरे वाह बहू, बहू पढ़ेगी और अपना सपना पूरा करेगी, कलेक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करेगी। क्या बात है राम, सबसे नायाब और सबसे अच्छा तोहफा तो तूने अवनी को दिया है। बताओ अवनी, तुम्हें मेरा तोहफा कैसा लगा? अच्छा लगा या फिर नहीं? जो लगे वो बताना। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपने ससुराल में हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे यही मेरा परिवार है। अभी तक तो मैं बस गैरों के साथ पल रही थी। मैं जानती हूँ बहू कि तू कैसे घर से निकल कर आई है, क्या तेरा मायका था और कैसे वो लोग थे, सब कुछ पता है मुझे। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सांस चलने को जीने का नाम दे दिया जाए।
इंसान कोमा में सांस लेता है लेकिन वो जीना तो नहीं है। ऐसे ही जरूरी नहीं कि जहाँ तुम्हारा जन्म हो वो जगह परिवार है। गैर भी परिवार बन जाते हैं, बस अपने लिए इज्जत और लगाव महसूस होना चाहिए। हम तेरे मायके जैसी सोच के जरा भी नहीं है। अब तो तू उड़ने को तैयार हो जा, हम तेरे पंखों को काटेंगे नहीं, उड़ान देंगे। निर्मला की बातों से अवनी को बहुत ज्यादा हिम्मत मिली। वो उसके कंधे से लगकर खूब रोई और अवनी ने अपना मायके का सीने में दबा हुआ सारा बोझ उस दिन निकाल दिया। ऐसे ही अब अवनी को अपने ससुराल आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में राम ने अवनी को उसका लैपटॉप लाकर दिया। उसका अपना फोन था, वो पढ़ती थी और उसे घर में इज्जत भी मिल रही थी। अवनी की जिंदगी मानो अब ही शुरू हुई थी। ऐसे ही आज के दिन भी वो पढ़ाई ही कर रही थी कि तभी उसके कमरे में उसका पूरा परिवार आया। अरे माँ जी, बाबा जी, आप सभी आइए। बहू, हम तुझसे बहुत ही जरूरी बात पूछने को आए हैं। हम लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा, इसीलिए हम पूछने आए थे कि किस जगह हम अपना दूसरा घर लें। जहाँ तू बोलेगी हम वहाँ अपना घर ले लेंगे। जहाँ मैं बोलूंगी? सच बताऊं माँ बाबा, तो जहाँ आपको सही लगे वहाँ घर ले लो। इस बारे में अब मैं क्या ही बताऊं। मैं नहीं जानती कि कहाँ घर लेना सही रहेगा। ऐसे कैसे बहू, इतना बड़ा फैसला हम तुझसे पूछे बगैर नहीं ले सकते। मैं जानती हूँ कि तेरे मायके में कभी तुझे वो वैल्यू नहीं मिली है, लेकिन तू कहीं अपनी बात रख सके। लेकिन हम तो तुझे सुनने को बेताब हो रहे। बता, घबरा नहीं, बता दे बहू। भाभी भी माँ की ही जगह है। कल को आपको ये घर संभालना है तो जगह भी तो आपकी मर्जी की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना ही पूछ रहे हैं तो माँ बाबा कहीं भी घर लेना, बस वो जगह शांत हो, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी होती है और पढ़ाई किसी शोर शराबे वाले इलाके में नहीं हो सकती है। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं खुलकर बोलना। माँ बाबा, तो वो थोड़े अलग से इलाके वाला जो घर है वो मैं खरीद रहा हूँ। तैयारी करो, हम यहाँ से जल्दी से शिफ्ट करेंगे। राम की बात सुनकर सभी राजी हो गए और राम ने एक शांत इलाके में अपने लिए एक बड़ा सा घर ले लिया। जब ये खबर अवनी के घर वालों को लगी तो उन्होंने अवनी को फोन किया। अरे अवनी, हमने सुना है कि तुमने अपना घर बदल दिया है और सुनने में आया कि तू भी पढ़ाई कर रही है। हाँ माँ, सही सुना है आपने। अच्छा, तो इतनी जरूरी बातें मायके में बतानी जरूरी नहीं होती है, या ससुराल जाकर मायके को भूल गई है? अब मैं क्या बोलूँ माँ? ये समझो कि भूल कर भी नहीं भूल सकती हूँ। अच्छा माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ? अरे सुन, फोन काट दिया? मतलब हमने ही शादी करवाई और हमें ही आंखें दिखा रही है। लगता है कि भूल गई कि इसकी क्या औकात है। जिस दिन भी मैं इसके घर चली गई उसी दिन मैं इसे इसकी औकात याद दिला दूंगी। बहू, हम इस घर में तो आ गए, लेकिन अब बता कि तू किस कमरे में रहेगी। जो भी तुझे अपने आराम के हिसाब से सही लगे वो कमरा तू ले लेना। अरे माँ जी, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें रह लो। ये घर शांत जगह में है और हर एक कमरा इतना सुंदर है कि समझ ही नहीं आ रहा कि किसमें रहना है। चल तो सही है, इस हिसाब से तू सबसे एंड वाले कमरे में रह ले। वहाँ पर अगर कोई घर में भी आया तो तुझे पढ़ाई के टाइम पर डिस्टर्ब नहीं होगा। जी माँ जी, और शुक्रिया हर एक चीज में मुझे इतनी वैल्यू देने के लिए। अरे बहू, तू इस घर में वैल्यू रखती है, इसीलिए ही तो तुझे वैल्यू मिलती है। अरे कहाँ हो सभी लोग? देखो, मैं बाहर से रबड़ी लाया हूँ। आज बहू तुझे रबड़ी पसंद है ना? आजा, खा ले। आजा बहू, बाद में पढ़ने बैठ जाना। अभी चल, सभी के साथ में रबड़ी खा ले। अरे माँ, जब से बहू आई है तब से तो आप हमें भूल ही गई हो। हम नहीं खाए क्या? अरे, अपनी बेटी को तो मैं सभी से पहले खिलाऊंगा। आओ आओ बच्चों, सब तुम्हारे ही लिए ही है, आओ और खा लो। नीरज और निर्मला ने खुशी खुशी से अपने बच्चों को रबड़ी खिलाई और उसके बाद फिर से अवनी पढ़ने पर ही बैठ गई। ऐसे ही देखते देखते 1 साल गुजर गया और अब अवनी ने अपनी मेहनत के दम पर कंपटीशन का एग्जाम भी पास कर लिया था। अब अवनी कलेक्टर बन चुकी थी और वो अब आजाद थी। हाँ जी, आपकी भी सिफारिश पर मैंने ये मोहर लगा दी है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके बनाए हुए रेस्टोरेंट में खाना जब भी बने शुद्धता से बने और उससे किसी को भी नुकसान ना हो। जी ठीक है। अवनी ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि तभी उसके ऑफिस में उसके मायके से उसके माँ, बाबा और उसका भाई आया। माँ, बाबा और भैया भी कलेक्टर बन गई है। बड़ा और अमीर ससुराल मिल गया तो मायके वालों को भूल गई है, क्यों? है ना? अरे माँ, आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? जिस परिवार ने मुझे बड़ा किया, पाला पोसा, उसे तो मैं चाहकर भी नहीं भुला पाऊंगी। भूलना चाहिए भी नहीं। लड़की है तो अपनी हदों को भी याद रख। ये नहीं कि अगर ध्यान न देने वाला ससुराल मिला है तो तेरे जो दिल में आएगा वो तू करेगी।
ये ले, मेरी शादी होनी है और हम लोग जहाँ शादी का इंतजाम करना चाहते हैं वहां पर पुलिस कुछ भी करने ही नहीं दे रही है, इसलिए इस पर मोहर लगा दे और हमें फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ये जगह तो रोड के एकदम पास में है और अगर यहाँ शादी का इंतजाम किया तो सारे रोड पर जाम लग जाएगा। इस जगह पर भैया आपकी शादी नहीं हो सकती, इसीलिए मुझे माफ कीजिए, मैं आपके इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। अरे तू होती कौन है मना करने वाली, जितना बोला है उतना कर। तू हमारी बेटी है और जैसे तुझे हम चलाएंगे तो वैसे ही चलेगी, समझ आया? हाँ, मैं बताती हूँ कि मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। कलेक्टर अवनी राम सिंघानिया, और इतने बड़े पद पर मैं किसी से रिश्ते निभाने को नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने को बैठी हूँ। मैं यहाँ किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं हूँ, एक समाज सुधारक हूँ जो कभी कोई वो काम नहीं करेगी जिससे समाज को कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो। और रही बात आपके पालने की, आपने बस मुझे जन्म दिया, उसके बाद मैं आपके घर में पली नहीं हूँ बल्कि बस मजबूरी में बड़ी हुई हूँ, क्योंकि घर की इज्जत थी मैं। कभी कुछ आपने अपनी मर्जी से मुझे करने ही नहीं दिया, लड़की जो हूँ। लेकिन माँ बाबा, पता है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे वजूद से मिलाया, मुझे मुझसे मिलाया और ये यकीन दिलाया कि जिंदगी कोई सजा नहीं है बल्कि बहुत ही खूबसूरत सफर है। अगर परिवार अच्छा मिल जाए तो ये जिस अकड़ में आप मेरे पास आए हो ना, अगर इसी अकड़ से मेरे पास मेरे ससुराल वाले आते तब भी शायद मैं उनके लिए दस्तखत नहीं करती, जबकि उन्होंने तो मुझे जीना सिखाया है। साइन कर वरना। क्या वरना? क्या करेगा तू? बोल। भूल नहीं कि तू कलेक्टर से बात कर रहा है। सिक्योरिटी! अवनी के एक आवाज लगाने पर सिक्योरिटी वहां आई और अवनी के पूरे परिवार को वहां से ले गई। ये थी अवनी की एक सपोर्टिंग परिवार के साथ रहने की ताकत, जहां उसे अपने जेल जैसे घर में अपने वजूद पर ही शक होने लगा था। वहीं एक अच्छे ससुराल ने उसको उसकी वैल्यू बता दी थी और उसे इस काबिल भी बनाया था कि वो अब किसी के आगे झुकने वाली नहीं थी। इसलिए तो कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ नैया पार लगा देता है। अवनी की भी अब नैया पार हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती।